चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाने माने अर्थशास्त्रियों के साथ एक बड़ी बैठक की। बजट से पहले हुई इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। डिटेल्स के लिए सीधा जुड़ते हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी बताएं, इस बैठक का एजेंडा क्या रहा और किन बिंदुओं पर चर्चा की गई? देखिए, इस बैठक का दो मकसद था। एक तो पहला तात्कालिक लक्ष्य को पूरा करना, दूसरा है लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना। तात्कालिक लक्ष्य के लिए 23 मार्च को जो बजट पेश किया जाना है, उस बजट से पहले अर्थशास्त्रियों के साथ बातचीत करके प्रधानमंत्री ये समझना चाह रहे थे कि आखिर तत्काल कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए और बजट में ऐसी कौन सी सिफारिशें हैं जिनको लागू करना चाहिए। और इसका मुख्य फोकस ये रहा कि कैसे रोजगार पैदा किया जाए, अलग अलग सेक्टर में ग्रोथ की रफ्तार को कैसे तेज किया जाए और जो विकसित भारत का लक्ष्य है उसे पूरा किया जाए। तो यहाँ पे आपको अलग अलग अर्थशास्त्री थे, साथ ही साथ आपको नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे, नीति आयोग के सीईओ थे, प्रधानमंत्री थे, वित्त मंत्री यहाँ पे थी और प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव इस बैठक में मौजूद थे। और इस बैठक में 3 बातों पर खास फोकस किया गया। पहला तो एक, रोजगार पैदा करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए थे। पिछले दिनों जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का ऐलान किया गया वो कितना सफल रहा, क्या उसका दायरा और बढ़ाना चाहिए, इस तरफ चर्चा हुई। दूसरा ये था कि हर सेक्टर में किन किन चीज़ों पे ज़रूरत है, खासतौर से ग्लोबल वैल्यू सप्लाई चेन को कैसे बढ़ावा देना है, उसमें भारत अपनी भागीदारी कैसे बढ़ाए, ये एक बैठक का महत्वपूर्ण हिस्सा था। और ग्रामीण क्षेत्रों में खासतौर से वहाँ से जहाँ से डिमांड ज़्यादा बन सकती है, जहाँ पर डिमांड पैदा करने की क्षमता है, उसको कैसे हम लोग ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से उस तरफ कदम उठा सकते हैं। तो ये सारे मुद्दे निकल कर आए हैं और इन मुद्दों की कुछ झलक आपको बजट में देखने को मिलेगी, कुछ झलक 100 दिन के एजेंडे में देखने को मिलेगी और कुछ झलक जो 5 साल का योजना सरकार बना रही है उस रोड मैप में भी इस बैठक की झलक आपको देखने को मिलेगी। शुक्रिया लक्ष्मण जी। आपसे एक और खबर पर वापस जरूर लौटेंगे, आप हमारे साथ बने रहें। इस खबर के लिए फिलहाल शुक्रिया। इस बार के बजट में शिपिंग सेक्टर के लिए बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड और हरित नौका स्कीम की घोषणा इस बजट में की जा सकती है। तो फिर से चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। तो लक्ष्मण जी बताएं, क्या एक्सक्लूसिव जानकारी है आपके पास? देखिए, यहाँ पे शिपिंग सेक्टर में सरकार का मुख्य फोकस इस बात पर है कैसे आत्मनिर्भरता बनाई जाए। फिलहाल शिपिंग सेक्टर में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि एक बड़ी रकम हर साल शिपिंग लीज के तौर पे चली जाती है। दुनिया में भारत की जो शिपिंग है उसमें भारत के अपने शिप जो है मुश्किल से 2% के आसपास है। उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, तो शिपिंग सेक्टर में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड यानी MDF का ऐलान किया जा सकता है। इस MDF के तहत करीब 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपए के शुरुआती फंड का आवंटन हो सकता है। इस फंड के जरिए उन कंपनियों को जो शिप बनाना चाहती है उनको लंबे समय के लिए सस्ती ब्याज दरों पर, आसान शर्तों पर कर्ज मुहैया कराया जाएगा। ये इसलिए जरूरी था क्योंकि शिप बनाने वाली कंपनियों को मोटे पैसे की जरूरत पड़ती है, लेकिन लंबे समय के लिए फाइनेंस आसानी से मिलना काफी मुश्किल होता है। इसलिए MDF बनाने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव पर शिपिंग मंत्रालय में सहमति बन चुकी है, शिपिंग मंत्रालय से मंजूरी मिल चुकी है। अब इसको वित्त मंत्रालय के पास भेजा गया है और माना यह जा रहा है कि वित्त मंत्री अपने बजट भाषण में इसका ऐलान भी करते हुए दिखे। दूसरा जो बड़ा प्रस्ताव है जिसको मंजूरी मिलने की संभावना है, बजट में जगह मिल सकती है, वो आपको हरित नौका स्कीम। हरित नौका स्कीम के तहत कोशिश इस बात की जा रही है कि नदियों में जो भी शिप चल रहे हो वो हाइड्रोजन पर चले, यानी उसका प्रदूषण बिल्कुल ना हो, प्रदूषण खत्म किया जा सके। जहाजों की वजह से, शिप की वजह से जो प्रदूषण होता है नदियों में, इसे खत्म किया जाए। तो इसके लिए हरित नौका स्कीम का ऐलान किया जा सकता है। इसके तहत हरित नौका खासतौर से हाइड्रोजन से चलने वाले जो शिप हैं उसके निर्माण पर सरकार इंसेंटिव देने का ऐलान कर सकती है। तो शिपिंग सेक्टर को लेकर बजट में उम्मीद। शुक्रिया लक्ष्मण जी इन दोनों खबरों पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बजट में ड्रोन सेक्टर को भी तोहफा मिल सकता है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बजट में ड्रोन सेक्टर के लिए अलग से फंड मिल सकता है। क्या है पूरी खबर, बताने के लिए जुड़ रहे हैं रोहन सिंह। तो रोहन बताएं, क्या कुछ बड़ी अनाउंसमेंट ड्रोन सेक्टर के लिए इस बजट में की जा सकती है? जी, जो ड्रोन सेक्टर है वो काफ़ी कुछ उम्मीद कर सकता है इस बार बजट में। खास तौर पर एक डेडिकेटेड फंड जो कि ड्रोन में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए होगा, इसकी घोषणा की जा सकती है। दरअसल भारत में जो बाहर से जो ड्रोन आते हैं उन पर, उनके इंपोर्ट पर पूरी तरह से प्रतिबंध है और सरकार चाहती है कि इंडिजिनस टेक्नोलॉजी जो है वो वाले ड्रोन बढ़े और इसके लिए ये फंड रहेगा जो भारतीय कंपनियां हैं, क्योंकि अधिकतर कंपनियां स्टार्टअप्स हैं जो ड्रोन सेक्टर में हैं, कुछ अर्ली स्टेज पे हैं, उनको ये फंड मदद करेगा खासतौर पर अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए।
इसके अलावा कॉमन टेस्टिंग फैसिलिटी जो कि सरकार बनाएगी, लेकिन जिसका जो फायदा है जो ड्रोन से जुड़े स्टार्टअप्स हैं वो ले सकते हैं, इसकी घोषणा भी की जा सकती है। इसके अलावा जो सरकारी खरीद है उसमें ड्रोन को बढ़ावा देना, कुछ मंत्रालयों को चिन्हित किया गया है जिसमें कि डिफेंस है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, एग्रीकल्चर है, जहां पे इसकी जो खरीद है उसको बढ़ाने की बात है। जो ड्रोन में इसकी जो बजट है उसमें इसकी घोषणा हो सकती है। और आखिर में ड्रोन डीडी जो बहुत ही एक पॉपुलर सरकार की स्कीम है उसका दायरा बढ़ाया जा सकता है, उसका जो आवंटन है वो बढ़ाया जा सकता है और नंबर ऑफ बेनिफिशियरी भी इसमें इंक्रीज किया जा सकता है। तो ड्रोन सेक्टर कुछ इस तरह की घोषणाओं की उम्मीद इस बार बजट में कर सकता है। शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। तो बजट में एक और सेक्टर है जिसमें सरकार का बड़ा फोकस दिखाई दे सकता है और ये सेक्टर है हेल्थ केयर। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए इस बार बजटीय सहायता में 25 से 30% तक का इजाफा किया जा सकता है। जो फोकस वित्त मंत्री का रहेगा वो वैक्सीनेशन अभियान, आयुष्मान भारत का विस्तार करने पर रहेगा। साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि सर्वाइकल कैंसर और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन पर बड़ा ऐलान हो सकता है। खासतौर पर इसे सस्ता किए जाने से जुड़ी एक बड़ी अनाउंसमेंट हमें बजट में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आयुष्मान भारत की बात करें तो इसका दायरा भी बढ़ना तय है इस बजट में और 70 साल के ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उन्हें भी आयुष्मान भारत का लाभ मिले, इससे जुड़ी बड़ी अनाउंसमेंट बजट में की जा सकती है। चलिए अब बात करते हैं बाजार की। बाजार में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। वीकली एक्सपायरी के दिन सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग हुई। आखिरी घंटों में बाजार में रिकवरी रही। सेंसेक्स 27 पॉइंट गिरकर 79,897 पर और निफ्टी 9 पॉइंट गिरकर 24,316 पर बंद हुआ। रियलिटी शेयरों में दबाव दिखा तो तेल गैस शेयरों की खरीदारी देखने को मिली। मार्केट का पूरा अपडेट लेते हैं सुमित मेहरोत्रा से। तो सुमित बताएं आज बाजार की बड़ी बातें क्या रही? देखिए आज वीकली एक्सपायरी का दिन था। भारतीय बाजारों की शुरुआत तो कमजोर साइड पर हुई लेकिन स्लोली मार्केट ने रिकवरी दिखाई और लास्ट आवर में एक बढ़िया रिकवरी के साथ मार्केट्स फ्लैट साइड पे जाके कहीं बंद होते हुए दिखाई पड़े। निफ्टी बैंक की तरफ से रिकवरी आई और कुछ हद तक जो कंट्रीब्यूशन था उसमें ऑयल एंड गैस की तरफ से एक अच्छा पार्टिसिपेशन आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ा। सेंसेक्स और निफ्टी फ्लैट रहे। मिड कैप स्मॉल कैप में खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। रियल्टी शेयरों में कुछ हद तक दबाव आज के सत्र में देखने को मिला। एफएमसीजी की तरफ से पार्टिसिपेशन था, आईटी की तरफ से थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन था और टू फार्मा पावर यहाँ पर कुछ हद तक बिकवाली आज के सत्र में देखने को मिली। लेकिन ओवरऑल एक अच्छी रिकवरी के साथ मार्केट आज फ्लैट साइड पे जाके कहीं बंद होते हुए दिखाई पड़े। ओके सुमित, ये भी बताएं किन शेयर्स में एक्शन दिखा और कहां सुस्ती रही? देखिए आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में आपको एनर्जी स्पेस दिखाई पड़ेगा। इसमें ऑयल एंड गैस से मेजर ओएनजीसी 2.5% की तेजी यहां रही। कोल इंडिया 2% के आसपास चढ़कर बंद हुआ। बीपीसीएल 2% का उछाल रहा। आईटीसी एफएमसीजी से लीड कर रहा था, 1.5% की खरीदारी यहां देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में टाटा कंज्यूमर 2% नीचे, बजाज फाइनेंस 1.5% नीचे, डीवी स्लैब 1% नीचे और M&M करीब 1.25% के आसपास की बिकवाली यहां पर देखने को मिली। इसके अलावा मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों में ऑयल इंडिया 8% ऊपर, माजगांव डॉक 7% ऊपर, एसजेवीएन 8% की तेजी यहां पर, एनएचपीसी करीब 5% के आसपास का उछाल यहां देखने को मिला। गिरने वाले शेयरों में ट्यूब इन्वेस्टमेंट 6.5% नीचे, मैक्रोटेक डेवलपर 3% नीचे, डिलीवरी 2.5% नीचे, टाटा एलेक्सी में नंबर्स का इंपैक्ट करीब 2.25% के आसपास की गिरावट यहां पर देखने को मिली। शुक्रिया सुमित इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। टीसीएस ने पहली तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा घटा है लेकिन आय बढ़ी है। कैसे है टीसीएस के नतीजे, समझने के लिए सीधा जुड़ते हैं हर्षदा सावंत से। हर्षदा जी बताएं टीसीएस के नतीजे कैसे रहे? टीसीएस के Q1 के नतीजे आ चुके हैं। मुनाफे में उम्मीद से बेहतर नंबर देखने को मिला है, 12,040 करोड़ का। जो बड़ा सरप्राइज है और जो बड़ा पॉजिटिव है वो है कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ आई है 2% के ऊपर की, जहां पर अनुमान था इस तिमाही में 1.5% तक की रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये 2% का आंकड़ा इशारा कर रहा है कि एग्जीक्यूशन में बेहतरी देखने को मिली है और शायद डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स जो अब तक फ्लैट थे उनमें और गिरावट नहीं देखने को मिली है। अब
कंपनी आगे बयान देगी कि क्या उनमें पिकअप आ रहा है या नहीं, लेकिन ओवरऑल जो एनवायरमेंट है वो थोड़ा सा बेहतर दिखने को मिल रहा है। बेहतर इसीलिए क्योंकि मार्जिन्स देखिए, Q1 में कंपनी ने अप्रैल के फर्स्ट दिन पर ही दरअसल 1 अप्रैल को वो वेज हाइक दी और उस लिहाज से अनुमान था कि 24.5% तक मार्जिन्स फिसल सकते हैं। कंपनी ने स्थिर रखे हैं 24.7%। दबाव जरूर आया है लेकिन 20 बेसिस पॉइंट थोड़ा सा कवरेज इनको मिला है। साथ ही साथ अगर आप देखें सभी वर्टिकल्स में, चाहे वो टेलीकॉम हो, चाहे वो हाईटेक हो या फिर दूसरे वर्टिकल्स हो, उनमें ग्रोथ देखने को मिली है। एक और चीज है बीएफएसआई थोड़ा सा फ्लैटिश है। कंपनी कहती है कि थोड़े से संकेत आने लगे हैं कि अब यहां से सिचुएशन बेहतर होती हुई दिखाई दे सकती है। ज्योग्राफी वाइज लार्जली सभी ज्योग्राफीज में इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। कुल मिलाकर कंपनी की जो कमेंट्री है वो अब तक पॉजिटिव ही सुनाई दे रही है। बस सवाल ये है कि यहां से क्या जो हम कहते हैं कि द वर्स्ट इज ओवर या नहीं, उस पर कंपनी अभी भी कोई खास बयान नहीं दे रही। कंपनी कह रही है कि कॉन्फिडेंस है कंपनी के क्लाइंट्स में, डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स कब तक लौटेंगे उस पर गेसवर्क नहीं करना चाहिए। एआई को लेकर ऑफ कोर्स जो पाइपलाइन है वो और मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। इस क्वार्टर में एक और एडवांटेज था कि इन्होंने जो बीएसएनएल की बड़ी डील साइन की थी उसमें कुछ बेहतरी एग्जीक्यूशन वाइज बनती दिखाई दी है। टीसीबी इस क्वार्टर में हमने देखा $8.3 बिलियन का, पिछले बारी से अब कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा कम है, लेकिन आइदर वे जेरोक्स जैसी डील्स, बैंक ऑफ बर्गन जैसी डील्स और एआई फ्रंट पर काफी ज्यादा पाइपलाइन आगे इकट्ठा होती हुई दिखाई दे रही है। ये एक मजबूत साइन जरूर है। शुक्रिया हर्षिता जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो बजट का बिगुल बज चुका है और लोगों की उम्मीदों का मीटर तेजी से भाग रहा है। तो बजट से बाजार की क्या उम्मीदें हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हेलियस कैपिटल के फाउंडर समीर अरोड़ा के मुताबिक इस बार के बजट में कैपिटल गेन्स टैक्स पर सबकी नजर रहेगी। आज मेनी ईयर्स से हम उस बजट को अच्छा गिनते थे कि हम सोच रहे हैं कि कैपिटल गेन बढ़ाएंगे और फिर नहीं बढ़ाया तो बाकी हम इग्नोर करके कहते हैं बहुत अच्छा बजट है। तो नॉर्मली इन द लास्ट मेनी इयर्स बजट की वैल्यू थोड़ी कम हो गई थी बिकॉज सारी पॉलिसीज वर सॉर्ट ऑफ सेट एंड इसलिए बजट से इतनी टेंशन नहीं होती थी। अब नई गवर्नमेंट का नया बजट है जिसमें थोड़ा गवर्नमेंट के अपने नंबर्स कम आए तो अब कुछ पॉलिसी चेंज होगी कि नहीं होगी, कि इंफ्रा में उतना होगा कि नहीं होगा, ये सब चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट हो गई। और फिर से अलग अलग ट्विटर टाइप से बाकी जगह से आने लग गया कि शायद फिर कैपिटल गेन्स टैक्स की कहानी है क्योंकि ये फर्स्ट ईयर है गवर्नमेंट का, तो अगर बढ़ाना है तो अभी बढ़ाएंगे, नहीं तो मतलब दे आर नॉट डूइंग इट। तो फिर वही नर्वसनेस हो गई। मैं खाली ये कह सकता हूँ कि अगर टैक्स बढ़ाया तो बाकी चीजों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने रोड कितनी बनाई है और वो कितने बनाए फ्रॉम अ स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू। तो बजट से पहले सीएनबीसी आवाज आपके लिए लेकर आया है बजट बोनांजा पिक्स, एक्सपोर्ट की कुछ ऐसी थीम शेयर्स जो बजट तक या फिर उसके बाद आपको करा सकते हैं मोटा मुनाफा। तो आइए जानते हैं बजट बोनांजा में अम्बरीश और मानस जायसवाल को क्या पसंद है। मेरा बजट का जो थीम है और पिक है इज रिलेटेड टू टूरिज्म सेक्टर, क्योंकि मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का फोकस रहेगा ऑन इंडिया टूरिज्म और ऑल्सो बिकॉज ऑफ टैक्सेशन ट्वीक्स मुझे लगता है कि मिडिल क्लास के पास थोड़ा ज़्यादा कैश रहेगा हाथ में, सो द फर्स्ट थिंग दे विल डू इज पॉसिबली स्पेंड ऑन ट्रैवल। तो मेरा पिक है इजी ट्रिप प्लानर्स। ये सेकेंड लार्जेस्ट ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म है विद अबाउट 2 करोड़ कस्टमर्स, फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। And we have seen the growth at about 38% CAGR last 5 साल में, EBITDA margins भी 38% plus है। I mean Q4 में थोड़ा exceptional losses थे, but I think that's only one time। और यहाँ से CAGR expected है करीब 30% का, EBITDA CAGR expected करीब 24% का। तो expected EPS for FY26 1.75 का है और यह मेरा टारगेट बनता है 62 का। तो देखिए, चंबल फर्टिलाइजर में खरीदारी करने की राय रहेगी। पिछले मंथ स्टॉक ने 2022 के हाईज को ब्रीच किया था, उसके बाद हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं, एक छोटा सा करेक्शन देख रहे हैं। 20 डे मूविंग एवरेज के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर निवेश के मौके दिखते हैं। 449 की स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे 600 के टारगेट के लिए।
तो बजट अब कुछ ही दिन दूर है, ऐसे में बाजार की बजट को लेकर ढेरों उम्मीदें हैं। बाजार क्या चाहता है, इसको लेकर सीएनबीसी आवाज लेकर आया है खास सीरीज बजट और मैं। इस सीरीज में सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर बाजार से जुड़ी एक विश लिस्ट सामने रखेंगे। इसमें आज बारी है इनकम टैक्स की, आइए सुनते हैं। $20 लाख तक की इनकम पर टैक्स में एग्जेम्पशन मिलना चाहिए। मेरा ये मानना है कि अब जिस तरीके की इन्फ्लेशन और जिस तरीके के खर्चे और जिस तरीके के बाकी एवेन्यूज़ ओपन हुए हैं ना, 20 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं होना चाहिए। अब अगेन ये विश लिस्ट है। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाने की ज़रूरत है इस देश में, और वो कैसे होगा? अगर आप थोड़ा सा टैक्स कम कर देंगे तो थोड़ा सा ऑब्वियसली सैलरी बढ़े और थोड़ा टैक्स कम हो, दोनों चीज़ें हो तो और भी बेटर है। तो ये मेरा मानना है कि किस तरीके से डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाई जाए। थोड़ी किसान सम्मान निधि, उसमें भी थोड़ी सी अगर आप इंक्रीमेंट कर दें, वो भी एक पॉजिटिव हो सकता है। और एक मेरा मानना है कि पेट्रोल और डीजल में अब एक्साइज ड्यूटी कम करने की ज़रूरत है। देखिए, एक्साइज ड्यूटी तब जब बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई थी, जब क्रूड के दाम बहुत गिर गए थे, तो उस समय पर एक लॉजिकल बनता था वो। अब लेकिन दिक्कत क्या होगी कि क्रूड के रेट वापस पहुंच गए 80-85 पर, तो पेट्रोल डीजल वापस 100 के ऊपर पहुंच गए। थोड़ी ज़रूरत है डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाने में कि इसको भी थोड़ा सा कम किया जाए, एक्साइज ड्यूटी को। तो अगेन ये विश लिस्ट है। अब एफएम साहिबा सुनेंगी या नहीं सुनेंगी ये उनके ऊपर है, लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि ये हो जाए। आ रहा है मोदी 3.0 का पहला बजट। विकसित और समृद्ध भारत का पूरा हो संकल्प। महंगाई घटे, ग्रोथ बढ़े, रिफॉर्म पर हो जोर, क्योंकि ये मार्केट मांगे मोड़। इंडस्ट्री को बूस्टर का इंतजार, यूथ का ख्वाब फास्ट फॉर जॉब। इंफ्रा, एजुकेशन और हेल्थ पर भी खर्च बढ़ाने की दरकार। देश के ख्वाबों को कैसे पूरा करेगी सरकार? निर्मला सीतारामन का बिग बजट। सीएनबीसी आवाज पर अनुभवी पैनल बताएगा इस बजट का आपकी लाइफ पर क्या होगा असर। बड़ी उम्मीदों का बड़ा बजट, देखिए मेरे साथ सपने होंगे सच, सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। बजट से देश को है उम्मीदें हजार, बाजार को भी है बजट का इंतजार। ग्रोथ और रिफॉर्म की कितनी बढ़ेगी रफ्तार, बजट का 360 डिग्री एनालिसिस देखिए मेरे साथ सीएनबीसी आवाज पे 23 जुलाई का पूरे दिन। चलिए, फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। है और अब बात करते हैं नीट पेपर लीक मामले की। सुप्रीम कोर्ट में नीट पेपर लीक मामले पर सुनवाई टल गई है। अब सुनवाई 18 जुलाई को होगी। केंद्र सरकार और सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। सरकार ने नीट के रीटेस्ट का विरोध किया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा जुड़ते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, बताएं सुप्रीम कोर्ट से क्या अपडेट है नीट पेपर लीक मामले पर? सुप्रीम कोर्ट नीट यूजी टेस्ट में हुई धांधली मामले में सुनवाई कर रहा है। सोमवार को जब इस मामले की सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे सवाल पूछे थे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था, क्या बताइए, क्या बड़े पैमाने पर कोई लीक हुआ था, कितने छात्रों ने अनुचित तरीके से इसका लाभ उठाया, और ये सारी जानकारी सीबीआई से भी मांगी गई थी। आज जब कल देर रात को सीबीआई और केंद्र सरकार ने अपना जवाब इस पूरे मामले में दाखिल कर दिया। एनटीए कहना था कि एक बहुत ही छोटे पैमाने पर लीक था, सिर्फ स्थानीय एक जो जगह पर ही इस लीक को देखने को मिला। जो आईआईटी मद्रास ने भी इसका डाटा का विश्लेषण किया और आईआईटी मद्रास ने भी पाया कि इस मामले में लीक का दायरा काफी सीमित था। उन्होंने कहा कि जिन भी छात्रों ने इस एग्जाम में अनुचित तरीके का साधनों का उपयोग किया उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और केवल आशंकाओं के आधार पर 23 लाख छात्रों को दोबारा से परीक्षा में बैठने के लिए हम नहीं कह सकते हैं। आज जब इस मामले की सुनवाई हुई तो कई सारी जो अपोजिट पार्टियां थी उन्होंने कहा कि हमें अभी तक केंद्र सरकार और सीबीआई का एफिडेविट नहीं मिला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए कि आप पहले इनका एफिडेविट दीजिए, तब हम इस मामले की सुनवाई करेंगे। अब इस पूरे मामले की सुनवाई 18 जुलाई को होगी।
शुक्रिया असीम। लेकिन एक और खबर पर आपके पास वापस लौटेंगे, आप हमारे साथ फिलहाल बने रहे। सरकार टेलीकॉम सेक्टर में बड़े रिफॉर्म करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक दूरसंचार विभाग ने 16 जुलाई को अहम बैठक बुलाई है, जिसमें इंडस्ट्री के सभी बड़े लीडर्स शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए असीम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असीम, बताएं इस बड़ी बैठक का एजेंडा क्या है और इसमें कौन कौन शामिल होगा? नए दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना कार्यभार संभाल लिया है और आते ही सेक्टर में बड़े टिकट के रिफॉर्म करने की तैयारी शुरू कर दी है। जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि दूरसंचार विभाग ने इसके लिए 6 कमेटियों का गठन ऑलरेडी कर दिया है। अलग अलग वर्टिकल के लिए अलग अलग कमेटी बनाई गई है। टेलीकॉम कंपनियों के लिए अलग कमेटी बनी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए अलग कमेटी बनाई गई है। इतना ही टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए भी एक अलग कमेटी बनाई गई है। जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि जल्दी ही जो टेलीकॉम कंपनियों की एडवाइजरी कमेटी है उनके स्टेक होल्डर्स की पहली बैठक होने वाली है। 16 जुलाई को यह बैठक होगी। इस बैठक से पहले सरकार ने सभी स्टेक होल्डर से कहा है कि आप अपने सुझाव हमें दे दीजिए। सरकार को ये सुझाव ऑलरेडी मिल गए हैं। जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि इस बैठक के अंदर सुनील भारती मित्तल, आकाश अंबानी, एन चंद्रशेखरन, गोपाल विट्टल, KM बिरला जैसे लोगों को इस बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया है। सरकार इनसे डिस्कस करेगी कि टेलीकॉम सेक्टर के अंदर क्या क्या बड़े बड़े चेंजेस किए जा सकते हैं, कौन कौन से रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं। तो इस बैठक के बाद सरकार एक नई रणनीति तैयार करेगी। जो जो टेलीकॉम कंपनियों की परेशानियां हैं सरकार उनको दूर करेगी और नए रिफॉर्म्स का एक प्रोसेस जो है वो शुरू करेगी। धन्यवाद असीम इन दोनों खबरों पर हमें जानकारी देने के लिए। तो 2025 में होने वाली ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय क्रिकेट टीम मैच खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी। सूत्रों के मुताबिक BCCI भारत के मैच श्रीलंका या दुबई में कराने के लिए ICC से अपील करेगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी और मार्च 2025 के बीच पाकिस्तान में खेली जाएगी। आपको बता दें, पिछले कई सालों से भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान मैच खेलने नहीं गई है। भारत ने पाकिस्तान में आखिरी मैच 2008 में एशिया कप के दौरान खेला था, जबकि दोनों देशों के बीच आखिरी द्विपक्षीय सीरीज भारत में दिसंबर 2012 और जनवरी 2013 के बीच खेली गई थी। चलिए अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। बच्चों में वीडियो गेम खेलने का एडिक्शन पेरेंट्स के लिए एक बड़ी टेंशन बनता जा रहा है। ऑनलाइन गेम्स बच्चों के ब्रेन को ड्रेन कर रहे हैं, तो वीडियो गेम की इस खतरनाक लत से कैसे अपने बच्चों को बचाएं, जानने के लिए जरूर देखिए कंज्यूमर अड्डा आज शाम 5:57 पर। देश में लगातार हो रही बारिश के चलते कई शहर पानी पानी हो गए हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं। असम में बाढ़ से पिछले 24 घंटे में 5 और लोगों की मौत हो गई है। अब बाढ़ से मरने वालों की संख्या यहां पर बढ़कर 84 हो गई है। उत्तराखंड में बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। इसके चलते कई रास्ते बंद हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में भी बीते 24 घंटे में 18 लोगों की मौत बारिश की वजह से हुई है। 16 लोग बिजली गिरने की वजह से मारे गए और 2 लोग डूबने की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में मूसलाधार बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। इसके चलते लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में भी कई नदियां उफान पर आ गई हैं। खेतों और गांवों में बाढ़ का पानी घुसने से कई फसलें नष्ट हो गई हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में लोग जुगाड़ से बनाई गई नाव का सहारा लेकर अपना रास्ता तय कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी में कई गांवों में घरों में बाढ़ का पानी भर गया है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से एक गांव जो नेशनल हाईवे तक जाने वाली सड़क पर 10 फीट से ज्यादा गहरा सैलाब के बीच में घिर गया है। बाढ़ से प्रभावित गांव का जायजा लिया हमारे संवाददाता अमित सिंह ने। इस वक्त हम मौजूद हैं लखीमपुर खीरी जिला के रहरिया कला गांव में और मेरे पीछे जो हाईवे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले तो उसकी तस्वीर मैं दिखा देता हूं। ये लखीमपुर खीरी और बहराइच को जोड़ने वाला हाईवे है। दूसरी तरफ मैं एक और तस्वीर आपको दिखा देता हूं। इस वक्त जिस नाव पे हम बैठे हुए हैं और जो नाव जिस रास्ते से जा रहा है, दरअसल ये एक डांबड़ का बना हुआ सड़क यानी पक्की सड़क था। लोग इस गांव के इसी सड़क के जरिए जो है हाईवे तक पहुंचते थे, नेशनल हाईवे तक। लेकिन
बाढ़ की वजह से ये पूरा इलाका जो है जलमग्न हो गया है और बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है। एक तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं, देखिए ये सब, एक तो सड़क के आसपास जहाँ पे अभी नाव चल रही है, जिस नाव पे मैं बैठा हूँ, ये सड़क हुआ करती थी, पक्की सड़क, और उसी पर नाव चल रही है। और दूसरी तरफ आसपास खेत, सैकड़ों बीघा खेत, पूरी तरीके से फसल बर्बाद हो चुकी है। तो ये आलम है यहाँ पर। देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और उसके बाद जो नदियाँ उफान पर हैं, उन नदियों की वजह से लखीमपुर खीरी, सीतापुर जिला के कुछ गांव, पीलीभीत के गांव, पूरी तरीके से कई लोग जो हैं वो परेशान हैं उनके। और मेरे साथ यहाँ पर इस गांव के ही लोग मौजूद हैं, सीधे हम इनसे बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। गुड्डू जी, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ, रहरिया कला के रहने वाले हैं। ये जो बाढ़ का पानी है कब से आया है आपके गांव में? चौथा दिन हो चुका। आज चौथा दिन है। प्रशासन के अधिकारी पहुंचे आपके पास? पहुंचे, वो विधायक जी आए थे, पटवारी आए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फसलों के डाइवर्सिफिकेशन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि परंपरागत फसलों की खेती के साथ साथ किसानों को नए फसलों की खेती के बारे में भी सोचना चाहिए। लेकिन इनके साथ एक पांचवी चीज जरूरी है, और वो है कृषि का विविधीकरण, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। केवल परंपरागत फसलें नहीं, परंपरागत फसलें जरूरी है, जितनी अनाज की जरूरत है वो पूरी होनी चाहिए। हम कल एक्सपोर्ट भी करें। अभी भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में दलहन मिशन बनाया है। दलहन हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट पर निर्भरता समाप्त हो, इसकी विशेष योजना बनाई गई है। और विशेषकर 3 दालें, तूर, मसूर और उड़द, जितनी किसान पैदा करेगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सरकार, भारत सरकार खरीदेगी। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया में अनंत राधिका की शादी से पहले शिव शक्ति पूजा हुई। महाकाल मंदिर के 2 पुजारियों ने ये पूजा कराई। शिव शक्ति पूजा के बाद मेहंदी का भी फंक्शन हुआ। इस दौरान रणवीर सिंह, अनन्या पांडे, जानवी कपूर समेत कई सितारे नजर आए। शिव शक्ति पूजा में नामचीन सितारों के अलावा ठाकरे परिवार ने भी शिरकत की। अनंत अंबानी कल यानी 12 जुलाई को राधिका मर्चेंट संग शादी के बंधन में बन जाएंगे। शादी के अगले दिन आशीर्वाद सेरेमनी है। इसके बाद 14 जुलाई को रिसेप्शन होगा, जिसमें दुनिया भर के वीवीआईपी मेहमान शामिल होंगे। तो मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।